हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आप में से बहुत से बच्चे हैं जो अब जून 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड रिसेंटली उनका CSET क्लियर हो गया। बट अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम प्रिपरेशन करें कैसे, क्योंकि चीज़ें जो है ना बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में फॉरवर्ड हो गई है। आप एक हफ़्ते पहले CSET में थे, एक हफ़्ते बाद अब आप CS एग्जीक्यूटिव में आ गए हो एंड बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिसीजंस ले रहे हो रिलेटेड विद द क्लासेस, स्टडी मटेरियल, कितने आवर्स हमें देने चाहिए, कितने आवर्स हमें नहीं देने चाहिए। हालांकि बहुत से बच्चों को अभी भी समझ में आ रहा नहीं है कि चल क्या रहा है, मैं करूँ क्या, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। एंड चैप्टर्स ऐसे है कि हमारे तो कुछ पता ही नहीं है, हमने तो आज तक ऐसे चैप्टर्स कभी देखे ही नहीं थे। तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू है, तो समझ में नहीं आ रहा है, सब अनक्लियर है। एंड बहुत से बच्चे हैं जो मुझे कह रहे हैं कि आप स्टडी प्लान दे दीजिए सो दैट हम जो उसको फॉलो कर लेंगे। गाइस मैं कहूँगी स्टडी प्लान के लिए 5-6 दिन रुक जाओ, मैं स्टडी प्लान अपलोड कर दूँगी। अब आती है प्रिपरेशन के ऊपर बात कि आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले तो डिसाइड करो आपको बोथ ग्रुप देना है कि सिंगल ग्रुप देना है, क्योंकि अभी तक आप अनक्लियर हो। क्योंकि मैं जब आपसे बात करती हूँ मैं तभी ही समझ जाती हूँ कि आप अनक्लियर हो, क्योंकि आपके मन में एक जो है ना बात बैठ गई है कि मेरे पास 5 मंथ्स है, 5 मंथ्स में मैं लेक्चर भी देखूँ, स्टडी मटेरियल भी मैं रीड करूँ। अब 5 मंथ्स कैसे है, क्योंकि आप सब लोग जो है दिसंबर का महीना भूल जाओ, दिसंबर का महीना ऐसे ही टाइम पास में निकल जाएगा। आप कुछ भी कर लो, दिसंबर का मंथ वेस्ट होने वाला है आपसे। आप इतना एफिशिएंटली दिसंबर में नहीं पढ़ पाओगे, जो कंसिस्टेंसी आएगी वो जैन से आएगी। तो 5 महीने ही हम काउंट कर रहे हैं एंड उसमें आपको रिविजन भी करनी है, आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आपको आपका जो है लेक्चर्स भी देखने हैं। तो ये सब चीज़ें अनक्लियर है, इसके लिए पहले से ही चेक करो आपकी कमिटमेंट क्या है, क्या सही में आप टाइम डिवोट कर पाओगे कि नहीं। क्योंकि 2 ग्रुप को देने के चक्कर में जो एक ग्रुप है उससे भी हाथ नहीं गवाओ। इसके लिए डिसाइड करो, डिसाइड वेदर यू कैन डू सेल्फ स्टडी और नॉट। भाई इसके लिए पहले डिसाइड कर लो, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो अब ये सोच रहे हैं कि मैं सेल्फ स्टडी क्लियर कर लूँगा, जो लॉ बैकग्राउंड के। एंड बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ये सोचा है कि हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए सिर्फ क्लासेस लेंगे, बाकी सब्जेक्ट हम खुद कर लेंगे। कहीं ना कहीं ये डिसीजन मुझे सही भी लगा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए हमें चाहिए कि कोई ना कोई हमें एक्सप्लेन करे, वेयर एज लॉ के सब्जेक्ट आप खुद भी समझ के कर सकते हो। नो डाउट थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, बट आप कर सकते हो। बट बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 8 सब्जेक्ट के लिए जो है लेक्चर्स चाहिए, उन्हें चाहिए कि हमें कोई समझाए, क्योंकि CSET में हमने क्लास नहीं लिया। CS एग्जीक्यूटिव में ऐसा है नहीं कि सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड रहेंगे, ये बात तो पॉसिबल है ही नहीं। एंड इतनी ज़्यादा कवरेज होगी भी नहीं अगर यूट्यूब पे अपलोड होते हैं। तो क्या करें, हमें सेल्फ स्टडी करना चाहिए या लेक्चर्स परचेस करना चाहिए। गाइस पहले अपनी कैपेबिलिटी एक बार देख लो, कर पाओगे क्या। आपको चाहिए कि हमें जो है टीचर एक्सप्लेन करे, सो दैट हम एक रिलीफ में रहेंगे कि हाँ टीचर ने हमें कंसेप्ट समझा दिया है, अब हमें रीड करना है एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हमें खुद समझनी है। तो ये आपको बात अभी ही डिसाइड करनी है एंड मैं कहूँगी 5-6 दिन सोचो, डिसाइड करो, देन 10 दिसंबर या 15 दिसंबर से स्टडी करना स्टार्ट कर देना। उससे ज़्यादा लेट नहीं करो मैं कहूँगी। उसके बाद नेक्स्ट है डिसाइड वेदर यू वांट टू स्टडी फ्रॉम ICSI स्टडी मटेरियल और फ्रॉम रेफरेंस बुक। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ICSI का जो स्टडी मटेरियल है, बहुत से बच्चों को जो है डिलीवरी तो अभी तक मिली ही नहीं है। जिन्होंने जो अक्टूबर में भी जो है रजिस्टर किया था उनको ही बुक्स अभी तक घर पे नहीं आए। तो अभी तो आपने नवंबर दिसंबर में रजिस्टर किया है, तो आपको बुक्स कब आएंगे? मेरे हिसाब से तो जैन में आएंगे। 45 डेज़ लगते ही है, आप कुछ भी कर लो 45 डेज़ लग जाएंगे। तब तक कहाँ से पढ़े। गाइस मैं कहूँगी आप यहाँ पे सोचो, क्या आप ICSI का स्टडी मटेरियल रीड करना चाहते हो? क्या आप उसी पे ही स्टिक रहोगे, या आप कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो उनके नोट्स आपको मिल रहे हैं, या आप कोई ऑथर के बुक्स रेफ़र करना चाहते हो? बट एक बात ध्यान देना, अगर आप सोच रहे हो कि ICSI का स्टडी मटेरियल से ही मैं स्टिक रहूँगा, तो गाइस अभी उसको आने में 45 डेज़ लग जाएंगे, 40 to 45 डेज़। तब तक क्या करोगे? मैंने एक बच्चे से पूछा तब तक क्या करोगे, उसका मुझे जो जवाब आया वो मेरे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। उसने कहा तब तक मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, कुछ भी टाइम पास कर लूँगा, फिर जब बुक्स आएंगे तब मैं पढ़ूँगा। गाइज़ ये एटीट्यूड सही नहीं है। CS एग्जीक्यूटिव में आके अब जो है मैं कहूँगी थोड़ा सुधर जाना होगा। आप वेट मत करो चीज़ों का,
CS एग्जीक्यूटिव में आपको आपका बेस्ट जज जो है ना आप वो खुद हो, ठीक है। आप खुद के जज खुद हो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। ICSI का स्टडी मटेरियल आएगा, आप पढ़ोगे, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट मत रहो। आपको जो CSET में जो है PDF से पढ़ने की आदत थी ना, CS एग्जीक्यूटिव में भी उस आदत को कंटिन्यू रखो। अगर आपको सिर्फ ICSI का स्टडी मटेरियल ही रीड करना है तो PDF है ना अवेलेबल, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्यों 45 डेज़ वेस्ट करोगे, क्या करोगे तब तक, एंड क्या फ़ायदा होने वाला है ऐसे 45 डेज़ वेस्ट करने का। तो 45 डेज़ मैं कहूँगी वेस्ट नहीं करो। या अगर आप बुक्स के साथ जाना चाहते हो कि मैं कोचिंग के बुक्स रेफ़र कर लूँगा या किसी ऑथर के बुक्स परचेस कर लूँगा, तो गाइज़ मैं कहूँगी परचेस कर लो जो भी आपको सही लगते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर करना कि उसमें मॉड्यूल के टॉपिक्स है। अगर कुछ मॉड्यूल के टॉपिक्स नहीं है तो आपको उसके लिए मॉड्यूल रेफ़र करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं मॉड्यूल को रेफ़र नहीं करूँगा, कुछ भी कर लो, यू कांट इग्नोर द मॉड्यूल। आप मॉड्यूल को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड जो आपको कह रहे हैं ना मॉड्यूल रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे एक बार सवाल पूछना, अपना बुक कहाँ से बनवाया है, ठीक है। आपने अपने बुक में जो कंटेंट लिखा है वो कहाँ से आया, ठीक है। तो अगर आपको कोई कहता है ना मॉड्यूल रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बुक इनफ है, तो उनको कहना आपने बुक कहाँ से बनाया है। हर बार अपडेट होता है, हर बार अमेंडमेंट्स अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है गाइस, मॉड्यूल रेफ़र करना होगा। एडिशनल टॉपिक्स के लिए तो आपको मॉड्यूल रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ बुक में कवर नहीं होती। मैं कहूँगी ये बात नोट कर लो, हर एक चीज़ मॉड्यूल से कवर करना बुक में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत से टीचर्स आपको ये भी कहेंगे जो टॉपिक्स हमारे बुक में कवर नहीं है मॉड्यूल के, उसके लिए आप मॉड्यूल रेफ़र करो। तो कभी भी मॉड्यूल को इग्नोर नहीं कर पाओगे। अभी मेरी बात नहीं मानोगे, आगे चल के मानोगे। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन। गाइस मैं कहूँगी अभी जो है आप डिसीजन स्टेज में हो, ठीक है। तो मैं कहूँगी गाइस अभी जो है ना आप प्लानिंग स्टेज में हो, राइट। तो अभी आप डिसाइड कर रहे हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो 5-6 दिन रुक जाओ मेरे हिसाब से। मैक्स टू मैक्स आपको 10 दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। अगर 10 दिसंबर से नहीं होता, इनकेस आपकी जो है डिसीजन आप नहीं ले पाते हो, तो आप 15 दिसंबर से स्टार्ट कर देना प्रिपरेशन। नेक्स्ट है डिसाइड टाइम यू वांट टू डिवोट टू लेक्चर्स। गाइस ये सबसे बड़ा सवाल है कि लेक्चर्स को कितने आवर्स दें, क्योंकि आपके जो एक एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स है ना, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते हो, आप पेन ड्राइव लेक्चर्स लेते हो या आप गूगल ड्राइव लेक्चर्स लेते हो, कहीं ना कहीं एक एक चैप्टर का जो लेक्चर का लेंथ है ना वो मेरे हिसाब से 5 to 6 आवर्स होगा ही, ये बात है। एंड जो टोटल लेक्चर के आवर्स होते हैं सभी सब्जेक्ट के मिला के वो होते हैं 200 आवर्स। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो प्रेशर भी है कि हमें सब्जेक्ट के जो है लेक्चर्स भी कंप्लीट करनी है। एंड वैलिडिटी का भी एक सीन है, बहुत से बच्चों को जो है वैलिडिटी जून तक मिली हुई है, बहुत से बच्चों ने जो है दिसंबर तक ली हुई है। एंड गूगल ड्राइव में जिन्होंने परचेस किया है तो गूगल ड्राइव में जो है प्रॉब्लम ये भी आती है कि लेक्चर डाउनलोड होने में भी टाइम लगता रहता है, तो वो भी बात है। तो गाइस मैं कहूँगी डेली आप जो है ना कोई भी अगर लेक्चर देख रहे हो किसी भी चैप्टर का किसी भी सब्जेक्ट का, उसको 4 आवर्स से ज़्यादा मत दो, ठीक है। क्योंकि अभी आपकी कमिटमेंट्स क्या है मुझे पता है नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप अपनी कमिटमेंट डिसाइड करो, आपकी कमिटमेंट क्या है। क्योंकि मुझे जितना पता है आप में से बहुत से बच्चे जिनके जो है 2 आवर्स ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं जूम पे कॉलेज के, फिर उसके बाद आपको कॉलेज की असाइनमेंट भी करनी होती है, राइट। एंड बहुत से बच्चे वर्किंग भी है। तो मेरे हिसाब से आपको जो है लेक्चर में 3 to 4 आवर्स इन्वेस्ट करनी चाहिए डेली, ओके। क्योंकि अभी जो है आपके पास टाइम है, हो जाएगा कवर। हाउ मेनी आवर्स यू कैन गिव टू रीडिंग स्टडी मटेरियल। तो गाइस देखो 4 आवर्स आपको लेक्चर को देने चाहिए डेली मेरे हिसाब से, एंड 4 आवर्स आप मॉड्यूल रीडिंग को दो। ऐसे करके आपके 8 आवर्स हो गया। हालांकि मुझे पता है 8 आवर्स मैं बोल रही हूँ, तब जाके जो है 6 आवर्स आप पढ़ाई करोगे। बट हाँ एक बात ध्यान रखो कि 7 to 8 आवर्स अगर आप लेक्चर ही देख रहे हो तो स्टडी मटेरियल कब रीड करोगे, ठीक है। तो ये भी बात है। इस सवाल का जवाब आई थिंक मुझे नहीं, आपको खुद ढूंढना है कि 7 to 8 आवर्स अगर मैं लेक्चर ही देख रहा हूँ तो फिर मैं स्टडी मटेरियल कब रीड करूँगा। अगर आप स्टडी मटेरियल नहीं रीड करोगे तो लेक्चर में जो समझाया है वो आपको कैसे याद रहेगा, ठीक है। एंड जब आप स्टडी मटेरियल रीड करोगे तो चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी ना। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आपको दोनों में बैलेंस करके रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी लेक्चर नहीं देखो, डेफिनेटली देखो, बट दोनों में बैलेंस करके चलो, ठीक है। क्योंकि अभी आप लेक्चर देख रहे हो एंड के लिए रीड करने के लिए टाइम पे
आप सोच रहे हो मैं पहले लेक्चर कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है, 2-3 महीने लेक्चर देखूंगा, एंड के टाइम पे स्टडी मटेरियल रीड करूँगा। फिर वो एंड का टाइम आता है ना, मार्च से बच्चे स्टडी मटेरियल रीड करना स्टार्ट करते हैं, मार्च तक क्लासेस कंप्लीट कर देते हैं। फिर मार्च से जो स्टडी मटेरियल रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, तभी जो चीज़ें हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि जो लेक्चर में उस दिन कराया था, जो डेली कराते थे एंड मॉड्यूल नहीं रीड करते थे, उसके वजह से कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो ब्रेन से निकल गई। तो इसीलिए दोनों में बैलेंस करके चलो, ताकि एंड में प्रॉब्लम ना हो, एंड के लिए चीज़ें मत रखो। उसके बाद नेक्स्ट है लुक इन टू योर कमिटमेंट। गाइज अभी आप जो भी डिसीजन लो, सबसे पहले आपकी कमिटमेंट देखो, कॉलेज की तरफ क्या कमिटमेंट है, देन कितना टाइम आप फैमिली के साथ स्पेंड करते हो, देन उसके बाद बहुत से बच्चे जो वर्किंग है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एंड बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ऑफिस भी जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को देख के ही जो है डिसीजन लो, एंड उसी हिसाब से अपने स्टडी आवर्स डिसाइड करो, उसी हिसाब से डिसाइड करो कि कितने मंथ्स में मेरा पोर्शन हो जाना चाहिए। हालांकि हम सीएस स्टूडेंट्स हैं, हमारा एंड के दिनों तक भी जो है पोर्शन होता नहीं है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी हम रोते हैं पोर्शन नहीं हुआ, बट आपको ये डिसाइड कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी प्लानिंग अभी अगर अच्छी है तो इम्प्लीमेंटेशन भी आपकी जो है करने में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी ना, तो ट्रैक पे आ जाओगे। इसके लिए पहले प्लानिंग करो। उसके बाद नेक्स्ट है डिसाइड हाउ मैनी सब्जेक्ट यू विल रीड डेली। गाइज ये पहले से ही डिसाइड करो कि आप डेली कितने सब्जेक्ट रीड करोगे। अगर लेक्चर्स देख रहे हो तो एक तो लेक्चर्स आपके बहुत से बच्चों के ऐसे भी है डेली 2 या 3 सब्जेक्ट के लेक्चर्स होते हैं, तो फिर वो डेली 2 या 3 सब्जेक्ट आप रीड करो। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको डेली एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट करने चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आप एक सब्जेक्ट भी करो चल जाएगा, या 2 सब्जेक्ट करो, बट अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो मेरे हिसाब से डेली 3 सब्जेक्ट आपको जो है रीड करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है डोंट मेक मैक्रो प्लान्स, मीन्स डोंट मेक बिग प्लान्स। अब ऐसे बहुत से बच्चे जिन्होंने अभी बहुत ही बिग बिग प्लान्स बना लिए, मार्च तक पोर्शन हो जाएगा, मार्च तक लेक्चर्स हो जाएंगे, मार्च तक स्टडी मटेरियल भी जो है कवर कर लूँगा, डेली 7 to 8 आवर्स में जो है लेक्चर्स देखूँगा। तो गाइस ये चीज़ें आपको 1 या 2 हफ्ते तक अच्छी लगेगी, लेकिन उसके बाद ये जो प्लान्स बनाया ना वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है एक बार डिसाइड करो, ठीक है। अब आपने जो है ये बिग प्लान्स बना तो लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो भी तो सोचो। तो अगर आप बिग प्लान्स बना रहे हो गाइस, ये सोच समझ के बनाओ कि मैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर पाऊँगा कि नहीं, उस पर खरा उतरूँगा कि नहीं, क्योंकि मार्च तक जो है दोनों ग्रुप के लेक्चर्स भी कंप्लीट करोगे, स्टडी मटेरियल भी कंप्लीट करोगे, एंड कॉलेज के एग्ज़ाम भी दोगे। सब चीज़ें आपको एक साथ नहीं मिलेंगी, कहीं ना कहीं छूट जाओगे। इसीलिए बैलेंस करके चलो चीज़ों को एंड डिसाइड कर लो। तो मैं कहूँगी छोटे छोटे प्लान्स बनाओ, ठीक है, एंड इतने ज़्यादा बिग प्लान्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्लान्स आप कंप्लीट नहीं कर पाओ वैसे प्लान्स मत बनाओ। उसके बाद नेक्स्ट है मेक माइक्रो प्लान्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल प्लान्स बनाओ गाइस। हर एक वीक की प्लानिंग होनी चाहिए कि ये वीक में मेरे 4 चैप्टर्स होने चाहिए, नेक्स्ट वीक में मेरे 5 चैप्टर्स होने चाहिए, उसके नेक्स्ट वीक में मेरे 6 चैप्टर्स होने चाहिए। तो आप जो है वीकली प्लान्स बनाओ या डेली प्लान्स बनाओ। कहीं ना कहीं वीकली प्लान्स बनाना एंड डेली प्लान्स बनाना एंड उनके ऊपर काम करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू मैक्रो प्लान्स। क्यों? क्योंकि आपके मैक्रो प्लान्स जो है लॉन्ग टर्म में है, ठीक है, एंड वो लॉन्ग टर्म जो प्लान्स आप बना रहे हो कहीं ना कहीं उसमें एक फैक्टर ये आ जाता है कि आप ये भी करोगे कल करता हूँ कल करता हूँ कल करता हूँ, ये बात आती है। ये सीएस एग्जीक्यूटिव में भी बात आती है। अभी बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज करना स्टार्ट कर दिया कि अभी से ही हमें लेजीनेस फील होना स्टार्ट हो गई है, इसीलिए कहा बिग प्लान्स बनाओ ही नहीं। ऐसे टाइम टेबल बनाने का फ़ायदा ही क्या जो फॉलो ही नहीं करने वाले हो। इसके लिए डेली प्लानिंग करो या वीकली प्लानिंग करो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट एग्जैक्टली इज़ नीडेड इन सीएस एग्जीक्यूटिव। तो बहुत से बच्चे ना मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सीएस एग्जीक्यूटिव के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो हम आंसर लिखते हैं वो बीकॉम की तरह आंसर लिखते हैं ना, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं क्या? तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि सीएस एग्जीक्यूटिव में जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते हो या जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव पेपर, उसमें कोई एमसीक्यू नहीं होते हैं। आपको 100 मार्क्स का पेपर लिखना है एंड जो पैटर्न है वो पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। किसी पार्ट ए में आप को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता, तो किसी में आपको ऑप्शन मिलता है। तो ऐसा पैटर्न है एग्ज़ाम का। एंड यहाँ पे आपसे इंस्टीट्यूट जो एक्सपेक्ट करता है ना, तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान दे देनी चाहिए कि अभी मैं अगर अच्छे से पढ़ूंगा तो वो मुझे सीएस एग्जीक्यूटिव ही नहीं क्लियर कराएगा। आगे चल के जब मैं कंपनी में काम करूँगा या अपनी फर्म खोलूँगा मैं, ठीक है,
तो उसमें आपको जो है वो क्लाइंट के इश्यूज सॉल्व करने में हेल्प आएगी। तो ये जो भी आप पढ़ रहे हो ना, ये आपको लाइफ टाइम साथ में रहेगा। ये जो मॉड्यूल्स है ना, इसको कभी भी फेंकना मत, ये आपको हमेशा काम आएंगे। तो CS एग्जीक्यूटिव में आपसे एक्सपेक्टेड है आपकी नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज, आपको कितना ज़्यादा आपने इन डेप्थ पढ़ा हुआ है। क्योंकि आप CS एग्जीक्यूटिव में देखो, CSET में देखो आपका सिलेबस क्या था, CS एग्जीक्यूटिव में सिलेबस देखो, आपको पता चल जाएगा। एक एक सब्जेक्ट में 25 चैप्टर्स है एंड पेजेस भी देखो कितने ज़्यादा है। तो आपसे इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है आपकी इन डेप्थ नॉलेज। इंस्टीट्यूट आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप एक एक क्वेश्चन के 10 पेजेस लिखो। अगर आप 2 पेज पे लिख रहे हो उस पर भी आपको मार्क्स मिलती है, अगर आप डिज़र्विंग हो, अगर आपने जो भी आंसर लिखा है वो टू द पॉइंट है एंड एग्जामिनर को समझ में आ रहा है। एग्जामिनर को वहाँ पे आपको जब एग्ज़ाम में लिख रहे हो ना, तो आपको ऐसे समझना है कि एग्जामिनर एक स्टूडेंट है, मैं उसको समझा रहा हूँ, वो न्यू है CS के में, तो उसको क्या समझ में आएगा कंपनी कैसे फॉर्म करते हैं। तो ऐसे आपको जो है नॉलेज वो होगी, तभी तो एग्ज़ाम में आंसर्स लिख पाओगे। तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूट आपकी इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी, आपको कितनी हद तक नॉलेज है, ठीक है। तो पेजेस इतने लिखने से मार्क्स नहीं आती, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। एंड आप जो है अभी सोच रहे हो ना कि मैं बुक से आंसर रीड कर लूँगा, रट्टा मार लूँगा, तो रट्टा काम नहीं आने वाला है गाइस। रट्टा मारोगे ना तो कुछ नहीं होगा, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप रट्टा मार भी नहीं पाओगे। एंड एग्ज़ाम में आप जो है आंसर अपने वर्डिंग्स में लिख सकते हो एंड एग्जामिनर को वो समझ में भी आ जाएगा। तो आपसे जो है इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है आपकी इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी एंड आपको कितना ज़्यादा नॉलेज है इन वास्ट, मैं कहूँगी। उसके बाद नेक्स्ट है टारगेट एनी 2 सब्जेक्ट इन बोथ ग्रुप्स। गाइस देखो, अगर आपको CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है तो आपको दोनों ग्रुप में से आपको जो है 2 सब्जेक्ट टारगेट करने ही होंगे। अब ग्रुप 2 में से आपको टारगेट करना चाहिए MCQ सब्जेक्ट, ठीक है। वेयर ग्रुप 1 में कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। क्यों डिसएडवांटेज है? क्योंकि टैक्स है MCQ सब्जेक्ट एंड टैक्स जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। वेरएज आपकी डिसएडवांटेज ये भी है ग्रुप 1 में कि एक ही MCQ सब्जेक्ट है, कोई और MCQ सब्जेक्ट नहीं है। एंड जो सब्जेक्ट्स है वो है JIGL, कंपनी लॉ, SBEC। तो आपका यहाँ पे जो तीनों सब्जेक्ट है ना, तो इन तीनों सब्जेक्ट में से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक सब्जेक्ट जो हर एक बच्चे को जाते हैं वो है JIGL एंड दूसरा कंपनी लॉ। अगर किसी ने JIGL में ग्रिप पकड़ ली तो JIGL सबसे इंटरेस्टिंग है, बट अगर किसी ने उसमें ग्रिप नहीं पकड़ी तो JIGL सब्जेक्ट ऐसा है वो रुलाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको JIGL में जनरल लॉज समझना, लिमिटेशन एक्ट समझना, देन क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर जो दिया हुआ है, सिविल प्रोसीजर, तो ये सब जो एक्ट्स है ना इनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट्स एक्सेट्रा। तो JIGL अगर किसी को पसंद आ गया मतलब बहुत अच्छा है वो सब्जेक्ट, बट किसी को पसंद नहीं आया तो वो बच्चे बहुत रोते हैं। तो इसीलिए आप फिर ग्रुप 1 में कौन सा सब्जेक्ट टारगेट करोगे? ग्रुप 1 में आप SBEC सब्जेक्ट टारगेट करोगे। अब आप कहोगे मैम SBEC बहुत लेंदी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखने में टफ लगता है, वो एक्चुअल में टफ है नहीं। उसका पार्ट सेकंड देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे टोटली इंटरेस्ट के ऊपर बात आ जाती है। तो आपको ग्रुप 1 में मेरे हिसाब से टैक्स में हालांकि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट हम टारगेट कर सकते हैं। MCQ सब्जेक्ट है तो उस पर तो हमें टारगेट करना ही है उससे। एंड दूसरा SBEC को आपको टारगेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, या कोई और सब्जेक्ट आपको पसंद आता है वो उसको भी टारगेट करो। एंड दूसरा जो है ग्रुप 2 में आपको CMA एंड FSM को टारगेट करना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके ऊपर ही काम करोगे बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दोगे, नहीं, बाकी सब्जेक्ट को भी आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है डिटरमाइन विच सब्जेक्ट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पहले से ही बता दी, बट आप एक बार कि JIGL बच्चों की वीकनेस होती है एंड कंपनी लॉ टैक्स भी बच्चों की वीकनेस है। तो गाइस मैं कहूँगी आप जो है ना एक बार देखो आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ हमेशा बच्चों की MCQ सब्जेक्ट होती है एंड वीकनेस हमेशा ये सब्जेक्टिव पेपर्स जैसे कि कंपनी लॉ है, ये तो हमेशा बच्चों को जो है नहीं पसंद आता है, जो कि सच बात है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्राई टू बैलेंस बिटवीन बोथ लेक्चर्स एंड स्टडी मटेरियल। तो मैं कहूँगी लेक्चर्स को अगर 4 घंटे दे रहे हो तो स्टडी मटेरियल को भी 4 घंटे दो, दोनों में बैलेंस करके चलो। हालांकि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका जो लेक्चर देखने का टाइम है वो कम हो गया। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अगर कोई सिंगल मॉड्यूल दे रहा है तो ठीक है वो डेली 2 सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखेगा। कोई अगर बोथ ग्रुप दे रहा है तो 3 सब्जेक्ट के देखेगा। वेरएज़ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो उनके पास अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लेक्चर्स ले रखे तो वो जो है कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट का भी लेक्चर देख रहे हैं तो चल जाएगा। या जिन्होंने लेक्चर लिया ही नहीं है तो वो उनका जो टाइम है ना कहीं मॉड्यूल रीडिंग में वो ज़्यादा दे सकते हैं। तो ऐसे आपको बैलेंस करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है डू डेली रिविजन। गाइस अगर आप
आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो जो भी आपको डेली पढ़ाते हैं आप उसका जो है बुक खोल के एक बार रीड करके समझ लिया करो, अपने आप को समझा लिया करो क्या समझा है मुझे। उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो भी आपको डेली 1 आवर रिविज़न करना चाहिए, चाहे आप ब्रेक लेके करो ना। आपको कौन कह रहा है 7 या 8 घंटे बैठ के पढ़ो, नहीं, 1 घंटा पढ़ो, फिर कॉफ़ी पी के आओ, देन आप 15 मिनट फ़ोन यूज़ कर लो, फिर से पढ़ने बैठो, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, 7 to 8 आवर्स में आप ब्रेक ले लेके पढ़ो। तो डेली रिविज़न लेकिन ज़रूर करना, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि वीकली रिवीजन, 7 डेज़ में एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से डेली रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में आके हम चीज़ों को भूलने लगते हैं, तो इसके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है डू प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल फॉर 3 days इन अ वीक। तो मैं कहूँगी आपको 3 सब्जेक्ट है, राइट। तो अगर आप जो है ग्रुप 1 दे रहे हो या ग्रुप 2 दे रहे हो या सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो, तो अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको डेली प्रैक्टिकल्स करने चाहिए। बट अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो एटलीस्ट वीक में 3 days आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है उनको करना ही है स्टडी, कैसे भी करके। नेक्स्ट है डू राइटिंग प्रैक्टिस डेली और ऑन संडेज़। गाइस मैं कह रही हूँ राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही फ़ायदे में जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी आधे से ज़्यादा जन घर पे बैठे हुए हैं एंड कॉलेज भी किसी का है नहीं, एंड कॉलेज कब खुलेगा पता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई कॉलेज भी जाता था तो वहाँ पे आपकी असाइनमेंट्स मिलती थी, तो राइटिंग प्रैक्टिस होती थी। अभी तो सब फ़ोन पे ही टाइपिंग है ना, तो आपकी जो हैंड राइटिंग है कहीं ना कहीं अब उसकी जो स्पीड है ना आपकी राइटिंग की वो भी कम हो गई है, एंड आपकी जो हैंड राइटिंग है उसमें भी आपको फ़र्क दिखने लगेगा। तो अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो वहाँ पे आपको जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी से ही नोट्स बनाना स्टार्ट करो एंड लिखो, ठीक है। उसके अलावा जो भी आप पढ़ते हो वो भी जो है 25 to 30 मिनट्स आप लिखो। राइटिंग प्रैक्टिस अभी से ही बहुत अच्छी रखोगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि एंड के एग्ज़ाम के टाइम पे ना बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है ना, तो उनको प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं, जो कि एक मिस्टेक भी है। राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। तो आपको जो है ना, अगर आप अभी से राइटिंग प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम के टाइम पे हैंड राइटिंग भी मेंटेन रहेगी, स्पीड भी मेंटेन रहेगी, आपको आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं, सेंटेंस कैसे फ्रेम करने हैं, इसकी भी हैबिट रहेगी। क्योंकि एग्ज़ाम में सोचने का टाइम नहीं होता, ठीक है। एग्ज़ाम में आप सोच ही नहीं सकते, आपके पास 1 सेकंड नहीं होता एग्ज़ाम में सोच के आंसर्स लिखने का। वहाँ पे आप जो है सेंटेंस फ्रेम करने में 5 मिनट नहीं लगा सकते, तो इसीलिए अभी से राइटिंग प्रैक्टिस करो। सो आई होप आपको अब एक आइडिया मिल गई होगी कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। मुझे नहीं पता मैंने यहाँ पे जो भी आपको बातें समझाई है वो समझ में आई है या आपको लगा है कि मैम ने बहुत ही ज़्यादा बकवास किया है, मुझे सही में नहीं पता। आई होप आपको जो है इससे एक दिशा मिल जाए कि आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। एंड रही बात स्टडी प्लान की, तो मैं कहूँगी 5 दिन रुक जाओ गाइस, उसका स्टडी प्लान है वो अपलोड कर दूँगी। चलो बाय गाइस, टेक केयर।